नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोबर द्वारा निर्मित सूटकेस में बजट को लेकर पहुंचे महापौर, कहा गोबर में होता है लक्ष्मी जी का वास, बजट होगा खुशहाली का प्रतीक। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग में कार्यरत के यादव की गुंडागर्दी से त्रस्त हैं सेवानिवृत्त संयंत्र कर्मी परिवार, पुलिस थाने में मामला दर्ज। सोशल मीडिया के माध्यम से बुजुर्गों को अश्लील फिल्म बनाकर लूटने वाले गिरोह के सरगना की कारगुजारियों का हुआ खुलासा। रिसाली बजट महज 12 मिनट में पेश, विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिला। विपक्ष आपत्ति दर्ज कराते इससे पहले राष्ट्रगीत प्रारंभ कर दिया गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करने गोबर से बने सूटकेस के साथ सदन में पहुंचे और उन्होंने आगामी सत्र के लिए बजट पेश किया। गोबर की महत्ता को अब और ज्यादा क्षेत्रों में उपयोगिता के रूप में साबित करने के लिए मान्य रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यही वजह है कि बीते दिनों राज्य के बजट को पेश करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर से तैयार सूटकेस में बजट को लेकर सदन में पहुंचे थे और आज दुर्ग नगर निगम के बजट को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल भी गोबर से बने हुए सूटकेस को लेकर सदन में पहुंचे, जो सदन में आकर्षण का केंद्र बना। गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि गोबर से खुशहाली और समृद्धि आती है। बजट पेश करने महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ सदन में कांग्रेसी पार्षद, MIC मेंबर सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कैंप एरिया के 18 नंबर रोड निवासी पीड़ित SK पासवान का परिवार आज सेक्टर 5 पहुंचा। लगभग 200 लोगों के साथ वे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 निवास स्थान में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही छावनी थाने पहुंचकर के यादव व उसके टीम द्वारा गुंडागर्दी करने की शिकायत भी की। पीड़ित का आरोप है कि उनके पति पूर्व में BSP कर्मचारी रहे हैं। जब तक पति BSP में रहे, मकान का किराया देकर मकान में निवास किया। इसके बाद निगम का टैक्स भी दिया। TA बिल्डिंग जाकर मिन्नतें भी की मकान उनको दे दें, पर BSP अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। साथ ही घर में प्रवेश करने पर बर्बाद करने की धमकी भी दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पीड़ित को घर में सामान रखकर प्रवेश करवाया। साथ ही के यादव व उसके इशारे पर डॉन बनने वाले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगे कैंप क्षेत्र के लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। कैंप एक क्षेत्र में भिलाई संयंत्र के 210 लोग निवास कर रहे हैं। लगभग 650 से अधिक सेवानिवृत्त BSP कर्मचारी के परिवार भी रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही मकान के लाइसेंस पद्धति की होती है, पर प्लांट के अधिकारी इसमें अपनी सहमति नहीं देते। हाँ, कोई कब्जा कराने वाला एजेंट आए तो जरूर उसका साथ देते हैं। सूत्रों के अनुसार TA बिल्डिंग से जुड़े कुछ लोगों को आर्थिक लाभ होता है। इसका आरोप शुरू से लगता रहा है। कैंप 1 से जिस पीड़िता SK पासवान का मकान खाली करने उनके परिवार का भी यही आरोप है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि मकान छीनकर अधिकारी पैसे वाले लोगों को देना चाहते हैं। इस मामले में BSP DGM के यादव, शमशेर, श्रीकांत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर घसीट कर मारने की भी धमकी दिए हैं। विधायक से मिलने पीड़ित लोगों का आरोप है कि वे ऐसे कई लोगों के सामानों को फेंक देते हैं, क्योंकि संयंत्र प्रबंधन में बैठे कुछ लोग प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभान्वित करने ऐसा कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैंप 1 के उपाध्यक्ष रवि पाठक ने कहा कि संयंत्र प्रबंधन की गुंडागर्दी जैसे व्यवहार से आम वर्ग में रोष है। जल्द ही कैंप क्षेत्र के लोग अधिकारियों के खिलाफ उनके ही अंदाज में दो हाथ करने वाले हैं। जितने कैंप में लोग गरीब लोग हैं बेचारे, उनको BSP वाले 1 लाख 20 हज़ार 50 हज़ार मांग रहे हैं, घर खाली कर लो नहीं तो तुमको रहने नहीं देंगे, धमकी दे रहे हैं। मतलब ये श्रीकांत और क्या नाम बताए रे बाबू, भगन दास, ये सब लोग हैं जो लड़का बता रहा इधर के यादव, 3 लोग आए। तो किसी को परेशान मत करो। कैंप 1 में या तो उनको कहीं रहने का जगह दीजिए, नहीं तो उनको परेशान मत करिए, खाली मत करा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विधायक देवेंद्र यादव से क्षेत्र के पीड़ितों ने चर्चा की है। हम संयंत्र प्रबंधन के कुछ अधिकारियों की मनमानी का विरोध करेंगे। संजीत पासवान ने कहा कि एक दिन पहले नोटिस भेजते हैं और दूसरे दिन कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर रहने के एवज में संयंत्र को किराया भी देने को तैयार हैं, पर वे रिश्वत की मांग करते हैं। 22 तारीख को आया गया है तोड़ू विभाग BSP द्वारा, जिसमें हमको सिर्फ 19 तारीख को एक नोटिस मिली है और हमको मतलब टाइम नहीं मिला कि हम किसी कोर्ट में जाए या कुछ करें। हमको टाइम ही नहीं दिया गया और सब मतलब बदतमीजी से आए। घर में कोई था नहीं, ताला तोड़ा गया, औरतों को घर से मतलब बाहर भगा दिया गया और पूरे सामान को इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया गया।
और हमने उसके लिए आवेदन लगाया मतलब छावनी थाना में, तो वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। और हमसे अधिकारी लोग जो हैं, जिसमें भगवान दास और श्रीकांत, के यादव, ये जो लोग थे, ये लोग आए थे उस दिन। ये लोग घूस की डिमांड किए थे हमसे पहले, हमने घूस नहीं दिया, 2-3 लाख की घूस किया था उन्होंने, हमने मना किया था, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पर कार्रवाई की। और ये ऐसी कार्रवाई सर वो बात जानबूझ के कर रहे हैं, कोई उसका विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्वार्टर का पैसा जमा करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, पर वो लोग हमारे विरुद्ध ही हर चीज़ एक्शन ले रहे हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में आता है कैंप एरिया, और उस चीज़ को वो लोग सुन नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ होना चाहिए वो चीज़ सही तरीके से हो नहीं रहा है। या नियम सिर्फ एक के लिए नहीं होता है सर, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक मतलब नियम सबके लिए है। तो वो लोग नियम से नहीं चल रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को देख रहे हैं। पर जो एक्स एम्प्लॉय है सर, उसका क्या? जो 20 साल 30 साल जो नौकरी करके रिटायर हुए हैं, जो रहना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर हो गए हैं आर्थिक स्थिति से, उनके लिए क्या नियम है? क्या बीएसपी उसके लिए कोई प्रबंधक कोई इंतजाम नहीं करेगी? जब पूरे लोग पैसा देने को तैयार है, जो सारे लोग बिजली बिल पटाने को तैयार है, उसके लिए क्या कोई प्रबंधक निर्णय नहीं लेगी बीएसपी द्वारा? हमारा सिर्फ इतना ही है कि हमको वो क्वार्टर दिया जाए, और हम उस चीज़ के लिए जो भी अमाउंट पे करना है हम पे करने को तैयार है। और जो ये गुंडागर्दी चल रही है वो चीज़ बंद हो, और जो लोग आ रहे हैं उन लोग को पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि कौन कैसा है, कौन बूढ़ा है, कौन क्या है। उनको इस चीज़ की रेस्पेक्ट पहले होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरा यही बोला है। गुंडागर्दी में ये श्रीकांत पहलवान है सबसे पहले, और उसके बाद भगवान दास है, और फिर के यादव। ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। ये लोग क्वार्टर खाली नहीं करवा रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी में उतर गए हैं लोग, धमकियाँ दे रहे हैं। और जो क्वार्टर अलॉट करा रहा है वो अलग गुंडे भेजा है मेरे घर परसों एतवार के दिन, मतलब संडे के दिन। उसने ये बोला है कि जो होगा देख लेंगे, कौन कितना बड़ा है, ऐसा इस टाइप के मतलब वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ को मैं मतलब हम लोग नहीं अकेले झेल नहीं पा रहे हैं, तो हमको सहायता चाहिए आपसे, जो मदद हो सकती है उसके सहारे हम यहाँ पे हैं। मेरा नाम संजीत है और मैं कैंप एरिया 38F में रहता था। अभी मेरे साथ जो हुआ है, और मेरी दादी अकेले रहती है, हम लोग का कोई आगे पीछे नहीं है, तो हमारी कहीं से भी आर्थिक स्थिति से कोई मदद नहीं कर रहा है। बट ये जो चीज़ हो रही है सर, ये चीज़ ना हो, इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए, और जो अधिकारी इसमें हैं, कौन क्या कर रहा है, उस पर कार्रवाई जितना हो सके जल्द से जल्द किया जाए। नमस्कार, मैं अरविंद राय। आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कैंप क्षेत्र है वो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र मतलब जब से ये भिलाई बना है, तो कैंप जो क्षेत्र है वही पहला क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहना चालू किए थे। और ये जो बीएसपी प्लांट है, वहाँ पे पहला जो मजदूर होगा वो कैंप क्षेत्र से बिलोंग करता होगा। कैंप का ही आदमी जाके, कैंप क्षेत्र के ही लोग जाके आज बीएसपी का जो प्लांट इतना बड़ा है, जिसका नाम पूरे एशिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में फैला हुआ है, विश्व में जाना जाता है कि सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे ही कैंप के लोगों के पसीने से सींच के इतना बड़ा प्लांट हुआ, और यहाँ पे ये शहर पला बड़ा और आगे बढ़ता गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीएसपी प्रबंधन है, उसके नज़रअंदाज करने के वजह से हमारा कैंप क्षेत्र पिछड़ गया। वहाँ के ना बीएसपी, कोई भी बीएसपी अपना प्लांट है, बीएसपी के कर्मचारी हैं, बीएसपी स्टेट ऑफिस है, अपनी कोई भी जिम्मेदारी कभी भी नहीं निभाया। हमेशा वहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, बैकलाइन की समस्या है। लोगों, जब बरसात होती है तो पानी रोड आगे से तो घुसता ही है, लोगों के घर में पीछे से भी घुसता है। वो गटर ठीक कराने नहीं आते हैं कभी। जब स्कूल कैंप, हमारा कैंप क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, बीएसपी कैंप 1 स्कूल, जो सबसे पहला बीएसपी स्कूल था। जब वो बंद हो रहा था तब वो उसको चालू कराने नहीं आए। लेकिन जो ये गरीब जनता रह रही है और लोग मजबूर हैं, ये जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोई पहले से नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक से आके वहाँ पे रहना चालू कर गया। उनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके दादाजी ने भी इस भिलाई के लिए, इस प्लांट के लिए अपना खून पसीना बहाया है, वहाँ काम किया है, तब उन लोग रह रहे हैं। समय एक बराबर नहीं रहता है, कभी किसी का समय अच्छा होता है, खराब होता है। तो जो लोग वहाँ पे निवास रहते हैं उनकी स्थिति एकदम दयनीय है। उस गरीब जनता रहती है, उस पर अत्याचार ना करें। मैं अनुरोध नहीं, मैं बीएसपी प्रबंधन को धमकी देता हूँ कि अगर वो हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ
बदसलूकी करेंगे। ये देखिए, ये हमारी माता जी दादी समान है, ये अकेले निवासरत थी वहाँ पे। उनकी गैर मौजूदगी में घर का सामान खाली कराया गया, लोड करा दिया थे। इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको बोलते हैं कि हमने नोटिस दिया, ये दिया। ये कहाँ से पढ़ के बता पाएगी कि नोटिस क्या है, क्या चीज़ है। फिर सब लोग इकट्ठा हुए और इनका सामान हमने वापस करवाया। उसमें भी मतलब सामान आप लोड कराए तो ये गरीब लोग हैं, इनका पूरा सामान टूट गया, फूट गया। अब ये बेचारे रोड पर रहने को मजबूर हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसपी पहले अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं। जो पहले अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर हम उनका साथ देने के लिए रेडी हैं। अन्यथा अगर मैं अरविंद राय आपके चैनल के माध्यम से बीएसपी के अधिकारियों को बताता हूँ, बोलना चाहता हूँ और ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जब हमारे कैंप क्षेत्र में आएंगे, हमारे गरीब जनता के साथ अन्याय होगा, तब तक मैं उनके साथ खड़े रहूँगा, उनके न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा और उनको मुंह तोड़ जवाब जैसे उस दिन दिया गया हमेशा दिया जाएगा। धन्यवाद। बाहर गाड़ी पे लोड करा दिए, फिर अपन लोग थे भी नहीं अनुपस्थिति में, इनको मतलब आप बिना कैसे ऐसे निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले के समीपस्थ ग्राम भटगांव में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत व प्रदेश सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। इसकी शिकायत करने के बाद भी खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन की चुप्पी संदेहास्पद स्थिति निर्मित करती है। इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने में खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा व पुलिस की भूमिका पर ग्रामीण जन सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पंच के नेतृत्व में ट्रक व जेसीबी मशीन को खनन करते हुए पकड़ा, मगर प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं। ग्राम पंचायत भटगांव के पंच ऋषि टंडन ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि नदी से पिछले 2-3 वर्षों से लगातार खनिज विभाग व पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नदी में खनन के नाम पर इतना खोद दिया गया है कि आम वर्ग व मवेशियों के जानमाल को खतरा है। इस संबंध में शिकायत करने पर उच्चस्थ अधिकारी ध्यान नहीं देते। ऋषि टंडन ने बताया कि सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच पप्पू देशमुख, सचिव भावना यादव से मिली भगत कर, मनीष मांडले खनिज विभाग के दीपक मिश्रा तथा चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा से मिली भगत कर खनन कार्य में जुटा हुआ है। आज सोमवार को खनन कर ट्रक में मुरम भर कर ले जाते हुए ग्रामीणों ने 5 ट्रक को रोका और जेवरा सिरसा थाने को सौंपा। ग्रैंड न्यूज ने जब जिला खनिज अधिकारी से उक्त संबंध में उनका पक्ष लेने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रैंड न्यूज सुनते ही हमारे नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। खनिज विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार तिवारी से जब खनिज विभाग का पक्ष लेने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी प्रकार सहयोग करने से इनकार कर दिया। यही हाल जेवरा सिरसा पुलिस चौकी प्रभारी सीताराम ध्रुव का रहा। ऋषि टंडन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमन हाँ ये जे जगह में खड़े हैं हमारे गांव के सरारे हैं और इनमें पिछले 2-3 साल से लगातार अवैध उत्खनन चला थे और अत्ते गड्ढा कट रहे कि इनमें आदमी मर जाही, जानवर घलो मर जाही। अब एक बार शिकायत करत हन, कोई कार्रवाई खनिज अधिकारी नहीं करते, न प्रशासन नहीं करते। ओकर नाक के नीचे इतना बड़े खुदाई करके लाखों रुपया के हमारे पंचायत ला सरकार ला नुकसान करते हैं। और यहाँ तो हमन आज ट्रक ला पकड़े हैं सीधा, तेमें रॉयल्टी पर्ची नहीं है, कुछ नहीं है। और 3 दिन से चलत, रात और दिन दोनों, कोई पूछैया नहीं। एमे सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच पप्पू देशमुख और सचिव भावना यादव और ये जे ठेका ले है मनीष मांडले, ये सब मिल के खेल खेलते। पूरा शासन प्रशासन और गाँव ला केवल बेवकूफ़ बनाए काम करते, लूटे काम करते। हम अब तो आज कार्रवाई की मांग करबो, नहीं तो हमारे अब 2 ठक गाड़ी भी पकड़े थाना के वहीं बैठबो। अगर कार्रवाई नहीं करी खनिज अधिकारी क्या करते आज देखबो हम। 3 दिन हो गए गाड़ी है, थोड़ा हिसाब से सब चीज को किया करो। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। साइबर सेल और दुर्ग पुलिस ने जिस एक्सटॉर्शन गैंग के मास्टरमाइंड वकील अहमद को 14 मार्च को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ और क्राइम रिकॉर्ड खंगालने पर बड़ा खुलासा हुआ है। वकील इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल है। वह हरियाणा के मेवात इलाके में रहकर सेक्सटॉर्शन की पाठशाला चला रहा था। वकील ने 2 साल में देश के 910 लोगों को ब्लैकमेल किया। इनमें से 467 पीड़ितों ने केंद्र के नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में शिकायत की। तेलंगाना में 78 केस दर्ज हुए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के साथ 2 और जिलों में गिरोह के खिलाफ अपराध दर्ज है। 83 मामलों में ही FIR है। दुर्ग में 40 शिकायतें भी सामने आई हैं।
एक रेलवे कर्मी ने करीब 10 दिन पहले पुलिस से संपर्क किया था। उसने पुलिस को बताया कि इस एक्सटॉर्शन के नाम पर 35,000 रुपए की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। उसके बाद न्यूड वीडियो भेजकर उसकी अश्लील हरकत अपने मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड के जरिए कैद कर लिया था। आरोपी तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था। वहीं सोमवार को ही एक पार्षद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी एक्सटॉर्शन के जरिए उनसे पैसे की मांग कर रहा है। इस पर पुलिस ने सबसे पहले आरोपियों को मोबाइल नंबर को ब्लॉक करवा दिया। इसके बाद पार्षद के सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट किया। पैसा एक बार ट्रांसफर करने के बाद आरोपी तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करके ब्लैकमेल करते हैं। साइबर सेल व बोरी पुलिस की टीम ने जिस आरोपी को पकड़ा है वो मोस्ट वांटेड है। साइबर सेल और बोरी पुलिस ने पूरे मामले की जांच को चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गैंग के साथ मिलकर कई राज्यों के 910 लोगों के साथ ठगी की है। अब तक गैंग के खिलाफ 83 केस रजिस्टर्ड होने का पता चला है। जो बोरी थाना का मामला था जिसमें 306 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, इसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान दुर्ग पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि एक्सटॉर्शन करते हुए देश के विभिन्न लोगों को, देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न लोगों को इस तरीके से मामले में उलझाकर उनको ब्लैकमेल किया है। और इस मामले में एक मुख्य आरोपी वकील अहमद को पुलिस ने दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके गिरोह के जो सहायक 2-3 और सदस्य हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। ये जो मुख्य आरोपी वकील अहमद है ये हरियाणा के नुहा का रहने वाला है और अभी जो साइबर क्राइम लिंक है हमारा ऑनलाइन, उस लिंक के माध्यम से हम लोगों को डिटेल प्राप्त हुआ है कि देश के लगभग 910 लोगों को, देश के भिन्न कोनों से 910 लोगों को इसके द्वारा इस प्रकार से ब्लैकमेल किया गया है और 467 मामले इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। दुर्ग में भी एक ही मामला पंजीबद्ध है, बोरी थाना में। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। निगम की सामान्य सभा बैठक के पूर्व भाजपा पार्षदों ने पीएम आवास में कांग्रेसियों द्वारा कब्जा कराया जाना, सड़कों में गड्ढे व शराब भट्टी खुलवाने जैसे मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए हाथों में तख्ती लेकर सदन में प्रवेश किया। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें भाजपा पार्षद शहर विकास के मुद्दों को लेकर सदन में तख्ती लेकर पहुंचे। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि पीएम आवास में कांग्रेसियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कराया गया, जिसमें कब्जाधारियों को विधायक का पूरा समर्थन मिला था। साथ ही शहर में रोजाना ही शराब दुकान खोलने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें कब्जाधारियों को विधायक का पूरा समर्थन मिल रहा था। साथ ही शहर में रोजाना ही शराब दुकान खोलने के निर्णय लिए जा रहे हैं व शहर की आधे से अधिक सड़कों पर गड्ढे हैं, जिस पर चलकर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिस पर ना तो विधायक का ध्यान है और न ही महापौर का। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिसाली निगम का बजट, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, आज प्रस्तुत किया गया। रिसाली की प्रथम महापौर शशि सिन्हा के द्वारा रिसाली के विकास कार्यों के लिए 110.51 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी की योजना लागू करने व पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की योजना की मुख्य रूप से घोषणा की गई। लगभग 12 मिनट की इस बजटीय बैठक में बजट से संबंधित कोई चर्चा नहीं की गई। विपक्ष के पार्षदों का आरोप है कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया गया और सभा को समाप्त कर दिया गया। रिसाली निगम का पहला बजट आज महापौर शशि सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें विकास कार्यों के लिए 110.51 करोड़ से रिसाली में विकास कार्य कराए जाने का दावा किया गया है। इस बजटीय बैठक में उपस्थित भाजपा पार्षदों का कहना है कि उन्हें बजट पर चर्चा करने का अवसर ही नहीं दिया गया।
जबकि सभापति का कहना है कि विपक्षियों को जब बोलने का मौका दिया गया तो वे दिशा से भटक गए। ऐसे में बैठक को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया गया। रिसाली नगर निगम में 110 अनुमानित 110 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें नगर निगम के क्षेत्र में आवश्यक सभी निकायों का कार्य पूर्ण हो। कौन कौन से काम होंगे मैडम बजट में? मूलभूत सुविधा में जैसे कि नल, पानी, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन पानी का है, जो नल जल योजना है, उसको भी हम पेश किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। नवगठित रिसाली नगर निगम का आज पहला बजट प्रस्तुत किया गया महापौर, सम्मानीय महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी के द्वारा। जैसी कि सरकार की सोच है इस क्षेत्र का विशेष विकास हो करके ये निगम आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय तामधर साहू जी द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया और जिसका प्रथम बजट आज प्रस्तुत किया गया। सरकार की सोच ही है कि ये क्षेत्र विकास में जो पिछड़ा हुआ है यहाँ अधिक से अधिक कार्य करवाए जाएं, तो उसी सोच के अनुरूप आज का बजट है और उसी सोच के अनुरूप आगे कार्य होंगे। नहीं, लोकतंत्र वाली बात नहीं है। बजट तो हमारा 10 मिनट में पास हो गया था बहुमत के आधार पे। सभी पक्षों को बजट संबंधित कोई सुझाव हो, बातें हो तो करने का मौका दिया गया। कई लोगों ने पक्ष से भी और विपक्ष से भी अपनी बातें रखी और इसके पश्चात ये हो रहा था कि लोग समस्याओं पे आ जा रहे थे, विषयांतर हो रहा था, बजट से हट के बात करने लगे थे, तो फिर सभा की समाप्ति की गई। एलपीजी के सब्स्टिट्यूट के रूप में नेचुरल गैस की एक बात महापौर जी ने रखी है, एक योजना की पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जो कि प्रदेश में सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट और गोबर का उपयोग करके पाइप्ड नेचुरल गैस का घरों में सप्लाई की जाएगी पाइप के माध्यम से। ये बहुत बड़ी योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रिसाली में एक वार्ड विशेष में इसको शुरू किया जाएगा। पहले से इन्होंने किसी प्रकार से चर्चा नहीं की थी, इसका मैंने प्रस्ताव भी दिया सभापति जी के माध्यम के थ्रू कि आगे से कभी भी कोई हो तो बृहद चर्चा के लिए बिंदुवार चर्चा हो। इन्होंने राष्ट्रगान शुरू करवाकर इसे दबा दिया ताकि हम और बातें ना कर पाएँ या किसी विषय पर चर्चा ना कर सकें। इन्होंने जो 12 मिनट में जो प्रस्तुत किया है जो बजट, इसमें उन्होंने ना बिंदुवार चर्चा किया है ना किसी विषय पर इन्होंने बात की है। इन्होंने सिर्फ एक हसीन सपने दिखाकर रिसाली का जो नया निगम बना हुआ है अभी, उनके फर्स्ट सभापति बंचोर जी और फर्स्ट महिला महापौर शशि सिन्हा जी, जो उन्होंने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही सुचारू रूप से बनाया हुआ बजट है और जो नीचे तबके के लोग से लेकर ऊंचे तबके के सभी के लिए वो सफलतापूर्वक बना हुआ बजट है। रिसाली नगर निगम में 110 करोड़ का बजट प्रस्तुत किए हैं और उसमें सभी वार्डों में विकास होगा। आज की बजट एक्चुअली सर्वांगीण विकास की ओर है, क्योंकि हम लोगों ने इस बार बजट में फोकस गोधन न्याय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मतलब पेट प्रोजेक्ट में से है। गोधन न्याय योजना हुआ और साथ ही साथ स्वच्छता को हम लोगों ने टारगेट किया है और खेल कूद में युवाओं का रुचि बढ़े, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टेडियम बनाने का भी मरोदा सेक्टर में हम लोगों ने इस बजट में लिया है। पेयजल की समस्या ना हो इसके लिए अमृत 2.0 में हम लोगों ने 4 करोड़ का लिया है और सड़क नाली पुलिया मरम्मत ये सब के लिए हम लोगों ने 16 करोड़ का काम ले लिया है। कि वो 2 महीने पहले बजट पुष्टि कर दी गई और बड़ भाषण की तरह बोल दिया गया। इससे पहले कि हम लोग विरोध करते उसने राष्ट्रगान चालू कर दिया है ना। विपक्ष के लोग को कुछ बोलने नहीं दिया क्योंकि उन लोग सत्ता पक्ष में हैं और बहुमत में हैं, तो उसने तानाशाही की तरह बजट को पेश कर दिया और उसको पास भी कर दिया गया। विरोध हम लोग कर ही रहे थे है ना कि भाई हमको टाइम तो 2 मिनट में हम लोग उसको खोले, इससे पढ़े और कुछ बोले उस संबंध में। इससे पहले उसको जैसे ही हम लोग माइक पकड़े ही थे कि उसने सभापति महोदय ने राष्ट्रगान चालू करके सभा समाप्त कर दी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर बताया नहीं किस्मत में कितना पैसा आया है, कितने ऐसे कुछ बताते हैं या बजट पुस्तिका को हम लोग 1-2 दिन पहले देते तो हम पढ़ के उससे सवाल जवाब कर सकते थे। उसी का हम लोग विरोध करना चाह रहे थे कि हम लोग को क्लियर बताइए कि किस वार्ड में कितना बजट जा रहा है, ताकि हम लोग भी समझे जाने। और उसने बोला ये सब चर्चा बाद में होगी, आज सिर्फ बजट पेश का दिन है। तो बजट पेश का दिन है तो आप तैयारी पे क्यों नहीं आए? 4 महीना पहले से तो निगम हो चुका है ना। हम निगम भी जाते हैं, कुछ भी होता है तो वहाँ जब बोला जाता था कि पहले सामान्य सभा होगी
बजट होगी उसके बाद चर्चा होगा, उसके बाद बताएंगे कि किस वार्ड में किस कार्य के लिए बजट में कितना पैसा आ रहा है। लेकिन आज का उसका कार्रवाई देख के ये लगा कि उसने अपना बहुमत जो है उनका दुरुपयोग किया। निगम में जब महापौर बजट प्रस्तुत कर रही थी, उस दौरान कांग्रेस की ओर से जितेंद्र साहू प्रतिनिधि के रूप में व भाजपा प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी से सस्पेंड पार्षद पति पप्पू चंद्राकर उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैन मानस भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह हुरा, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान समेत अन्य पदाधिकारियों विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ मेडल देकर सम्मानित किया। इस चैंपियनशिप के बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटका को प्रथम स्थान प्राप्त किया। 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैनम मानस भवन में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटका प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ ही अंडर 14 बॉयज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान में मणिपुर, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान में पंजाब और 5वें नंबर में दिल्ली के तलवारबाज रहे। इसके साथ ही गर्ल्स स्पर्धा में दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान में हरियाणा और चौथे स्थान में महाराष्ट्र, 5वें स्थान में तमिलनाडु की टीम रही। फाइनल मैच देखने के बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह हुरा और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महासचिव होरा ने कहा कि आज ऑल इंडिया के इस मैच का समापन हुआ है। समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस तरह की स्पर्धा से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होंगे। 23 अंडर 14 जूनियर ऑल इंडिया फेंसिंग कंपटीशन के समापन अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को शरीक होना था, परंतु कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमने संपादित किया है। राजीव मेहता जी जो कि इसके सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, वे विशेष रूप से इस आयोजन में उपस्थित हुए थे। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पर मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आगे इस तरह के आयोजन होने से छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अंडर 14 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आयोजन किया। निश्चित रूप से एक उपलब्धि का विषय है और ओलंपिक संघ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर में जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। और छत्तीसगढ़ का के अंतिम पंक्ति तक ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्थान मिल सके, उन लोगों का कोई खेल में बढ़ावा मिल सके। हमारा प्लान ये है कि रायपुर में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए और साथ में भी 2023 में हम साउथ एशियन चैम्पियनशिप कर रहे हैं मेन एंड वुमेन की, तो ये अगर अक्टूबर-नवंबर में करेंगे। इसके अलावा 2024 में भी कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप मिला है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम यहाँ टूर्नामेंट लाएँ। ये जो बच्चे इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए साइड से 2 अधिकारी आए, बच्चे सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सोमवार की देर शाम नेहरू नगर 7 बटालियन के सामने देसी व अंग्रेजी दारू भट्टी के समीप सूखे झाड़ियों में आग लगी, जो कि दारू दुकान की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही अग्निशमन दल को मौके पर रवाना किया गया और अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों में लगी आग को बुझाने में सफलता पाई। दिन पर दिन आग लगने की खबर आम होती जा रही है। अभी ढाबे में लगी आग पूरी तरह से बुझी नहीं कि फिर आग लगने की सूचना प्राप्त हो गई। आपको बता दें कि नेहरू नगर 7 बटालियन के सामने देसी व अंग्रेजी दारू भट्टी के समीप सोमवार की दोपहर सूखे पत्ते व झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई, जिस पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग जो कि दारू भट्टी की तरफ बढ़ रही थी उसे रोका गया। एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात है।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर लगातार संघर्षरत एनएसयूआई पदाधिकारियों की कल देर शाम मांग पूरी हो गई, जहां कॉलेज स्तर की सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन होने का ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसको लेकर दुर्ग जिला एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को ऑनलाइन लिए जाने की मांग एनएसयूआई के द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसे लेकर छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी का घेराव, धरना प्रदर्शन भी जारी था और सभी छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की मांग प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के समक्ष भी रखी, जिस पर सीएम ने छात्रों की मांगों पर विचार विमर्श कर देर शाम मुहर लगाई और आदेश जारी किया कि कॉलेज स्तर की सभी परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी, जिसे सुनते ही छात्रों द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर उत्साहित छात्रों और छात्र नेताओं ने दुर्ग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के पास देर रात फूलों से थैंक यू कका लिखकर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व आभार ज्ञापित कर भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा, कका अभी जिंदा है। छात्रों की आवाज आपने समझा, छात्र शक्ति की आवाज को आपने दबने नहीं दिया, जिसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को तमाम छात्र छात्राओं की ओर से, पूरे एनएसयूआई परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू काका। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छात्रों की जो मांग थी, जो उचित मांग थी, उसको लेकर जो पहल किया उन्होंने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आगे भी छात्र हित के लिए उनसे वो लगता हूँ कि अच्छा से अच्छा निर्णय उनके द्वारा लिया जाए। धन्यवाद। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए, उसके पक्ष में निर्णय देने के लिए, उस चीज़ के लिए काका को बहुत बहुत धन्यवाद। और काका फायर है भाई। छत्तीसगढ़ के पूरे छात्र छात्राओं की जो मांग थी, जिसको लेकर के एनएसयूआई ने लगातार प्रयास किया है, एनएसयूआई की उस मांग को आपने सुना और उसके छात्रों की मंशा के अनुरूप आपने जो फैसला लिया, उसके लिए थैंक यू काका, थैंक यू सीएम। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पुराने सभी प्रस्ताव पारित किए गए। सामान्य सभा सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से सदन ने पास कर दिया। उक्त बजट में किसी भी तरीके के नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। कुल राशि 457 करोड़ का बजट महापौर के तीसरे कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। आपको बता दें कि बजट में कोई भी नए प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं। सर्वसम्मति से सभी पुराने कार्य को पूरा करने की स्वीकृति सामान्य सभा में पक्ष और विपक्ष द्वारा मिलकर पारित की गई। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड से लेकर हेमचंद विश्वविद्यालय तक 10 करोड़ की लागत से नई 4 लेन सड़क बनाने का प्रावधान बजट में शामिल किया गया। बजट को लेकर के विपक्ष लगातार मुखर रहा। वहीं इस बजट बैठक के दौरान में एक नई चीज देखने को मिली, जहां विपक्ष द्वारा फिजूल खर्ची को रोकने सामान्य सभा में परोसे गए भोजन को नहीं किया गया। समस्त विपक्ष द्वारा स्वयं का टिफिन लाकर सामान्य सभा में भोजन अवकाश के समय ग्रहण किया गया। सामान्य सभा को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। बैठक के दौरान हमारे महिला पक्ष के सदस्यों ने सुझाव दिए उसको इस बजट में शामिल किया जाए। जैसे एक प्रमुख सुझाव जो हेमचंद विश्वविद्यालय, जो पहली विश्वविद्यालय है, उसकी जो सड़क पहुँच मार्ग है, उसके संधारण और सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस बजट में शामिल किया। लगभग सभी प्रमुख बातें इस बजट में शामिल की गई है। लगभग 457 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। लगभग 7,15,000 लाख सभी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के हॉस्पिटल कोई भी नया करारोपण इस बजट में नहीं किया गया है। आम जनता के राहत भरा बजट है और बहुत सी ऐसी योजनाएं ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई है, जैसे राशन दुकान में जन सुविधा, अलग अलग स्थानों में ई चार्जिंग स्टेशन, लोकल लाइब्रेरी, बस स्टैंड में वाईफाई, महिलाओं के लिए हॉस्टल, महापौर गुमती योजना, किराएदार के लिए पृथक आवास योजना, तालाबों का संरक्षण, मुक्तिधाम विकास योजना, हर घर ग्रीन, शासकीय जमीन का संरक्षण और दिव्यांगों को जो शासकीय भवन दिए जाएंगे उसमें 50% की छूट। तो लगभग सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, जो दुर्ग शहर ग्रामीण परिवेश में दिखाई देता था। अब कुछ दिनों बाद इस शहर में समग्र विकास हो रहा है। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, झगड़ा बांध,
गौरवपथ रोड, शिवनाथ नदी मुक्तिधाम रोड, लोक कला मार्ग, हॉस्पिटल स्टेशन के पास सौंदर्यीकरण। पर काम करने की बात कही गई, स्मार्ट सिटी को लेकर के क्या प्लानिंग है? देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर ही पूरी प्लानिंग चल रही है। लगभग पूरा दुर्ग शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। चाहे अधोसंरचना में भी अभी 12 करोड़ के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े काम भी चल रहे हैं। और सभी जगह मतलब अमृत मिशन फेज 2 के लिए भी हमने राशि की मांग की है। जो लंबित कनेक्शन नल के छूट चुके हैं, पुरानी परिषद द्वारा जो गलत DPR बनाया गया था, उसके चलते आज शहर के लगभग 20,000 मकान में हम लोग पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। DPR खत्म हो चुका है, योजना खत्म हो चुकी है। उसको लेकर हमने जल्द ही शासन से अमृत मिशन 2 की मांग की है। हमें उम्मीद है बहुत जल्द अमृत मिशन 2 भी आ जाएगा। फिलहाल सर्वसम्मति से बजट को पारित किया गया और सामान्य सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। हालांकि कुछ देर के लिए सदन में हंगामे की स्थिति निर्मित जरूर हुई, लेकिन पक्ष और विपक्ष ने आपसी समझौते के मामले को बढ़ने नहीं दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के उपचुनाव को लेकर आज नाम वापसी की प्रक्रिया के अंतिम दिन 12 अभ्यर्थियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत 28 मार्च को नाम वापसी के अंतिम दिन 12 व्यक्तियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान पर हैं। स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज अभ्यर्थियों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि नामांकन वापसी के अंतिम में 2 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी के शेष 10 अभ्यर्थियों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। देखिए, 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। और इस सारी प्रक्रिया के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों के साथ एक बैठक भी रखी गई थी और इसमें उन सभी को विस्तार से आदर्श आचरण संहिता के बारे में और इसके साथ साथ जो अन्य आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में अवगत कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें और इसके साथ साथ विशेष तौर पे आदर्श आचरण संहिता और जो सी विजिल ऐप है और जो शिकायत निवारण का तंत्र है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं सीनियर सिटीजन और इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और इसके लिए हमने BLOs के माध्यम से सर्वे करवाया था। 120 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं और इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और इसके बारे में विस्तार से आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को बताया गया है। नाम वापसी प्रक्रिया के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी अमरदास मनहरे और सुनील पांडे ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है। वहीं अब चूरणदास साहू फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, संतोषी प्रधान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ढालचंद साहू अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, यशोदा वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरेंद्र सोनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, नितिन भंडारेकर शिवसेना, कोमल जंघेल भारतीय जनता पार्टी, संतोष ध्रुवे निर्दलीय, अरुण बनाफर निर्दलीय और मोहन भारती ने राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से चुनाव मैदान में मौजूद हैं। ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा निर्वाचन विधि के ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।